कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड एक ऐसी चीज़ जो कि यूनिवर्स के जन्म से लेकर आज तक स्पेस में मौजूद है। कहें तो ये दुनिया के सबसे पुराने पार्टिकल्स हैं और साथ ही साथ ये बिग बैंग के होने के सबसे बड़े सबूत भी हैं। तो आइए गहराई से जानते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को। स्पेस में कोई भी गैलेक्सी या प्लेनेट मौजूद नहीं होता है। अब अगर आप इसमें एक स्पॉट लेते हैं और उसे एनालॉग सैटेलाइट से पॉइंट करते हैं तो आप यही सोचेंगे कि हमें वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि यहाँ पर आपको एक इस प्रकार का स्टैटिक देखने को मिलेगा। आप किसी भी जगह पर देखेंगे तो आपको यही इसी प्रकार का स्टैटिक देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप इस स्टैटिक माइक्रोवेव का सोर्स ढूंढने की कोशिश भी करेंगे तो आपको इसका कोई पर्टिकुलर सोर्स मिलेगा ही नहीं। तो फिर आखिर ये बैकग्राउंड आता कहाँ से है? क्या हो अगर मैं कहूँ कि CMB यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का स्रोत तो उस समय से है जब यूनिवर्स का निर्माण हुआ था, बिग बैंग के जस्ट 4 लाख साल बाद। उस समय स्पेस का कलर ऑरेंज हुआ करता था, जस्ट लाइक माइक्रोवेव ओवन। पर कैसे, आइए जानते हैं। उस समय एक सुपरचार्ज्ड पार्टिकल जिसका टेम्परेचर हज़ारों डिग्री सेल्सियस में था, वो पूरे स्पेस में फट के फैल गया। यहाँ टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और साथ ही साथ बाकी सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर एटम नहीं बना पा रहे थे। इस हेविली आयोनाइज्ड सूप को प्लाज्मा कहते हैं। माइक्रोवेव ओवन और बाकी सभी गर्म चीज़ों की तरह यह प्लाज्मा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एमिट कर रहा था, जिसे थर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। अब क्योंकि उस समय पर कोई भी न्यूट्रल एटम्स नहीं थे, उस प्लाज्मा से निकली हुई लाइट ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती थी, क्योंकि वो आगे जाके किसी न किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा जाती थी। अगर आप कैसे भी इस तरह में टार्डिस को ले आते हैं तो आप वीवी स्क्रीन पर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हज़ार लाइट ईयर्स दूर तक ही देख पाएंगे। हाँ, ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा लगता है, पर हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स में इसे जीरो विजिबिलिटी कहा जाएगा। अगर इस समय पर फ्लैश बल्ब्स कॉन्स्टेंटली अंतरिक्ष में हर जगह पर फैल रहे होते तो लाइट हर बार एक फॉग से टकराती रहती। उसके कुछ सालों बाद जब प्लाज्मा थोड़ा ठंडा हुआ तब फाइनली टेम्परेचर इतना गिर गया कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ने आपस में मिलकर न्यूट्रल एटम्स का निर्माण किया, जिसके कारण अब अंतरिक्ष में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे थे, उनकी संख्या ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गई, क्योंकि अब वो इलेक्ट्रॉन इधर उधर फ्रीली भटकने के बजाय एक एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, जिसके कारण पहली बार प्रोटॉन यूनिवर्स में दूर तक ट्रैवल कर सके और यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हुआ। प्लाज्मा के न्यूट्रल होने से जस्ट पहले फेंकी गई फ्लैश, जो कि लास्ट फ्लैश थी, अब आसानी से पूरे यूनिवर्स में घूम सकती थी। आज की ही तरह इस पूरे प्रोसेस में स्पेस यानी अंतरिक्ष लगातार फैल रहा था, जिसने प्लाज्मा को पतला किया, जिससे प्लाज्मा ठंडा हो गया। स्पेस का फैलाव फ्रीली घूम रही लाइट की वेवलेंथ को भी स्ट्रेच कर देता है, जिस प्रोसेस को हम लोग रेड शिफ्ट कहते हैं। कुछ मिलियन सालों में ही वह ऑरेंज कलर का थर्मल स्पेक्ट्रम रेड शिफ्ट के कारण लंबी वेवलेंथ और रेड कलर की ओर बढ़ता गया और धीरे धीरे ये इंफ्रारेड हो गया। अब क्योंकि इंसानों की आंखें इंफ्रारेड को देख नहीं पाती हैं, हमें उस समय स्पेस काला दिखाई देता। आगे 15 से 16 बिलियन सालों में यही लाइट इंफ्रारेड से रेडियो वेव में रेड शिफ्ट हो गई, जिसे आज हम CMB यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के रूप में देख पाते हैं। आइए जानते हैं कि CMB के बारे में पढ़ने से हमें क्या फ़ायदे हैं। जैसा कि CMB ऑलमोस्ट यूनिवर्स के जन्म से लेकर अभी तक अंतरिक्ष में मौजूद है, इनकी मदद से हम यूनिवर्स की एज का पता लगा सकते हैं। साथ ही साथ इसकी मदद से हम अर्ली यूनिवर्स की डीप स्टडी भी कर सकते हैं, टू फाइंड व्हाट वाज हैपेंड व्हेन वी वर नॉट इन एग्जिस्टेंस। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप अब आपको CMB के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।